नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, हम देख रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा कहा है? किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? ऑप्शन है आपके सामने जयदेव, भोजराज, भरत मुनि या आनंदवर्धन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आनंदवर्धन, जो कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं और इन्होंने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? आपको बताना है कि ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन है आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, अभिनवगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है आनंदवर्धन जी को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? आचार्य मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? ऑप्शन है औचित्य, अलंकार, ध्वनि या रीति। तो आचार्य मम्मट जिनका संबंध है ध्वनि संप्रदाय से, ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? आपको बताना है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है भामह, दंडी, आनंदवर्धन या कुंतक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आनंदवर्धन ने। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन हैं। ऑप्शन है आचार्य भामह, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य वामन या आचार्य कुंतक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं आचार्य आनंदवर्धन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन हैं। ऑप्शन है राजशेखर, नगेंद्र, आनंदवर्धन या क्षेमेंद्र। तो इस प्रश्न में जो रसवादी आचार्य हैं उन रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र को माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। हिंदी साहित्य में नगेंद्र को रसवादी आचार्य माना जाता है। इन्होंने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस सिद्धांत में रस एवं साधारणीकरण का गूढ़ शास्त्रीय विवेचन किया है। आनंदवर्धन ध्वनिवादी, क्षेमेंद्र औचित्यवादी तथा राजशेखर रीतिवादी आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 2 कथनों में एक स्थापना है और दूसरा तर्क। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना है कि भारत का नाट्य शास्त्र विविध ललित कलाओं का एकमात्र सम्मेलन है या एकत्र सम्मेलन है। इसके पीछे का तर्क है क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो कथन ए है, स्थापना है, ये भी सही है और तर्क जो दिया गया है क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, ये भी कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन सी।
प्रस्तुत स्थापना सही है क्योंकि भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में विविध कलाओं का सम्मिश्रण है। प्रस्तुत तर्क भी सही है क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार स्थापना व तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति करवाए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? ऑप्शन है रस का, अलंकार का, ध्वनि का या इनमें से किसी का नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये लक्षण ध्वनि का है, ध्वनि विधा का है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार यह ध्वनि अथवा उत्तम काव्य का लक्षण है। ध्वनिकार ने इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखी है, जहाँ अर्थ अथवा शब्द स्वयं को और अपने अर्थ को गौड़ बनाकर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं, विद्वानों के द्वारा वह ध्वनि काव्य कहा गया है। ध्वन्यालोक का खंडन करने वाले व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट ने इस लक्षण की शब्द योजना में अनेक दोष दिखलाए हैं। अतएव मम्मट ने इसी लक्षण को शब्द भेद से इस प्रकार कहा है। विद्वानों का कहना है कि वाच्य से व्यंग के अधिक होने पर ध्वनि नामक उत्तम काव्य होता है। अगला प्रश्न है, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है किससे? आपको बताना है कि मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे होता है। सामने ऑप्शन है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से, विज्ञान लेखन से, प्रौद्योगिकी से या यथार्थवाद से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मिथक का घनिष्ठ संबंध अति मानवीय पौराणिक पात्रों से है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा प्रस्तुत मिथक के वर्ग हैं धार्मिक मिथक और प्राकृतिक मिथक। धार्मिक मिथक के अंतर्गत उपास्य देवों के स्वरूप से संबद्ध मिथक आते हैं और कर्मकांड संबंधी मिथक आते हैं। अब हम कुछ मिथकीय चिंतकों को देखते हैं। मिथकीय चिंतक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, युंग, लेवी, स्ट्रॉस, फ्रायड इत्यादि। ये मिथकीय चिंतक वर्ग में आते हैं ये लेखक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? वे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने गुणों को रस आश्रित माना है? ऑप्शन है भामह, दंडी, रुद्रट या आनंदवर्धन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंदवर्धन, जिन्होंने गुणों को रस आश्रित माना है। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। गुणों को रस आश्रित मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन हैं। रीति और गुणों से संबद्ध आनंदवर्धन की मान्यता को जिस प्रकार परवर्ती काव्यशास्त्र में सिद्धांत स्वीकार किया गया, उसी प्रकार गुणों और रसों के पारस्परिक संबंध की मान्यता को विद्वान आज तक उसी रूप में स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रा संवेते श्रेयस्यो इति, यह मत किस विद्वान का है? आपको बताना है। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रा संवेते श्रेयस्यो इति, यह मत किस विद्वान का है? आपके सामने ऑप्शन है आचार्य मम्मट, आचार्य राजशेखर, आचार्य दंडी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य राजशेखर। आचार्य राजशेखर इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रा संवेते श्रेयस्यो इति, राजशेखर की उक्ति है। वस्तुतः
राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को काव्य का श्रेयस्कर माना है। इन्होंने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, कार्यत्री प्रतिभा व भावयत्री प्रतिभा। नोट यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उपर्युक्त प्रश्न को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है, आपको बताना है। ऑप्शन है वामन, महिमभट्ट, मम्मट या आनंदवर्धन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वामन, जिन्होंने काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया। आचार्य वामन काव्यांगों में व्यवस्था लाने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न करते दिखाई पड़ते हैं। वामन के अनुसार काव्यों के द्रव्य गुण की उत्पत्ति देश विशेष से नहीं होती है। वामन के अनुसार काव्यों के द्रव्य गुण की उत्पत्ति देश विशेष से नहीं होती है। वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली रीतियों का यह विवेचन वह काव्य गुणों की उत्कृष्टता के आधार पर करते हैं। कौन? वामन। आचार्य वामन वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली रीतियों का विवेचन काव्य गुणों की उत्कृष्टता के आधार पर करते हैं। ओज, प्रसाद, माधुर्य, सौकुमार, उदारता, श्लेष, कांति, समता, समाधि और अर्थ व्यक्ति नामक शब्द और अर्थ गुणों से युक्त शैली उत्कृष्टतम होती है। यह एक सार्वभौमिक सत्य वामन प्रस्तुत करते हैं। इसका उदाहरण वैदर्भी रीतिपरक काव्य है। वामन ने कहा है कि जिस प्रकार रेखाओं में चित्र समा जाता है, उसी प्रकार इन रीतियों में काव्य समाविष्ट हो जाता है। वामन ने गुणों को अधिक महत्व देकर एक सीमा तक कवि की चित्तवृत्ति के योग को स्वीकार किया है। अर्थ गुणों में कवि की नूतन कल्पना को समाधि नाम से, रसों की उद्भावना क्रांति के नाम से तथा अर्थ की प्रौढ़ता ओज नाम से स्वीकार की गई है। जब तक मन स्थिर होता तब तक पद का रखना और हटाना ही होता रहता है। अलंकारों के विवेचन में भी वामन की दृष्टि में नवीनता मिलती है। वामन के अनुसार यमक के पश्चात सभी शब्दालंकारों को उपमा का ही प्रपंच स्वीकार किया गया है। वामन, ध्यान दीजिएगा, वामन ने यमक के पश्चात सभी शब्दालंकारों को उपमा का ही प्रपंच स्वीकार किया है। अतः स्पष्ट है कि काव्य में अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन ने किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है, आपको बताना है। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? ऑप्शन है तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा या काव्यांग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्यांग। निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? काव्य हेतु इसमें से कौन सा नहीं है? आपके सामने विकल्प है व्युत्पत्ति, प्रेरणा, अभ्यास या प्रतिभा। इसमें से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरणा, जो कि काव्य हेतु में नहीं गिना जाता है। आचार्य भामह ने काव्य हेतु के 3 भेद माने हैं। एक तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। दंडी ने भी शब्द भेद से इन्हें ही स्वीकार किया है। रुद्रट तथा कुंतक ने भामह की प्रतिभा के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। राजशेखर ने शक्ति को ही मुख्य काव्य हेतु माना है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना किस काव्यशास्त्रीय अलंकार से संबंधित है? विशिष्ट पद रचना किस काव्यशास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? आपको बताना है। आपके सामने विकल्प है रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय या औचित्य संप्रदाय। तो विशिष्ट पद रचना, ये अगर कंप्लीट करें तो विशिष्ट पद रचना ये रीति संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संघटना को रचना नाम से अभिहित किया गया है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। उनकी दृष्टि में विशिष्ट पद रचना का नाम रीति है। विशिष्ट का अर्थ गुणात्मकता है, अर्थात
पद रचना का वैशिष्ट्य उसकी गुणात्मकता पर निर्भर है। इस प्रकार गुणात्मक पद रचना का नाम रीति है। वामन ने रीति के वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 भेद किए हैं। ओज प्रसाद समग्र गुणों से युक्त रचना को वैदर्भी रीति, ओज और कांति गुणों से युक्त रचना को गौड़ी तथा माधुर्य और सौकुमार्य से युक्त रचना को पांचाली रीति कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए। वामन ने रीति के वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 भेद किए हैं। ओज प्रसाद समग्र गुणों से युक्त रचना को वैदर्भी रीति के अंतर्गत रखा गया है। ओज और कांति गुणों से युक्त रचना गौड़ी तथा माधुर्य और सौकुमार्य युक्त रचना को पांचाली रीति कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिंब का क्या काम है? बिंब क्या है या बिंब का काम क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक युग में पाठक और आलोचक कविता की सजीवता को अधिक मान्यता देते हैं। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि आधुनिक कवि का दृष्टिकोण सौंदर्यवादी की अपेक्षा जीवनवादी अधिक है। यही कारण है कि कविता में बिंब का महत्व बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि बिंब संवेदना से जुड़े होते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता इंद्रियता होती है। यही वजह है कि सुंदरता से अधिक सजीवता बिंब का प्रधान गुण है। अलंकार में सजीवता हो सकती है, लेकिन उसके प्रयोग का प्रधान उद्देश्य कविता में सौंदर्य लाना होता है। ठीक उसी प्रकार बिंब में सौंदर्य हो सकता है, लेकिन उसका काम कविता को सजीव बनाना है। बिंब कई प्रकार के होते हैं: दृश्य, श्रव्य, घ्राण, स्पर्श, स्वाद आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? आपको बताना है कि साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भट्ट लोल्लट या भट्ट नायक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साधारणीकरण का सिद्धांत भट्ट नायक का है। ऑप्शन डी भट्ट नायक। साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भट्ट नायक ने किया है, जो भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में आया है। इन्होंने इसे सिद्धांत रूप में स्थापित किया है। भट्ट नायक के अनुसार साधारणीकरण विभाव आदि का होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण विभाव आदि के अस्थायी भाव का होता है। केशव प्रसाद मिश्र ने इसे योग की मधुमती भूमिका से जोड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अनेक साधारणीकरण को लेकर के कहा है कि आलंबन या आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। गुलाब राय के अनुसार नाटकीय प्रपंच, नाटककार, प्रेक्षक सभी का साधारणीकरण होता है। आचार्य नगेंद्र के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। और आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि कवि कल्पित समस्त व्यापार का साधारणीकरण होता है, केवल किसी विशेष पात्र का नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।